कुछ दिनों से खालिस्तान मूवमेंट की चर्चा दोबारा मीडिया में भी आई है और ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ स्प्राउटेड मूवमेंट्स इरप्ट हुए हैं खालिस्तान को लेके या डिमांड फॉर खालिस्तान को लेके। तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूं कि ये खालिस्तानी मूवमेंट है क्या, और उससे पहले समझे कि इसका एंटीसीडेंट क्या है, मतलब इसका ओरिजिन क्या है और क्यों इस तरह का मूवमेंट शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये कि वाई खालिस्तानी मूवमेंट इज अ डेड मूवमेंट, कि उसकी किसी तरह भी कभी भी सफलता नहीं हो सकती। उसके भी कारण मैं आपको लॉजिकली बताऊंगी। तो एक सीक्वेंस में इस मूवमेंट के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले बात तो ये कहना पड़ेगा कि जब पंजाब सूबा की बात हुई, आप जानते पहले हरियाणा और पंजाब इकट्ठा था, उसके बाद एक सेपरेट पंजाब की भी बात हुई, और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट्स सब्सिक्वेंटली पंजाब में आई सक्सेसिवली, उनको कहना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक फैक्ट है कि कांग्रेस की कुछ नीति वहां गलत रही, क्योंकि वो बार बार एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती होती थी किसी ना किसी कारण, और अपने पपेट्स को वहां पे इंस्टॉल करती थी, जिससे एक बहुत डिसइंचेंटमेंट हो गया पंजाब के अंदर कांग्रेस को लेकर, और खासकर इंदिरा गांधी को लेकर, क्योंकि इंदिरा गांधी ही वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर और लीडर थी जिन्होंने बार बार पंजाब की गवर्नमेंट्स, जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स थी, उनको डिसमिस किया अपना वहां पे फुटिंग के लिए, क्योंकि उनका ज्यादा प्रॉब्लम ये था कि कांग्रेस की इतनी वाइड स्प्रेड सपोर्ट थी उस समय इंडिया में, मगर पंजाब में उनको फुटहोल्ड नहीं मिल रहा था और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो इस कारण वो ये करती थी। उसके बाद दूसरी जो बहुत बड़ी गलती इंदिरा गांधी ने की वो ये की कि उन्होंने एक नॉन डिस्क्रिप्ट आदमी, जो भिंडरावाला, आपने जर्नैल सिंह भिंडरावाला का नाम सुना होगा, उसको, वो कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसका कोई बैकिंग भी नहीं था, उसको इंदिरा गांधी ने एक पपेट की तरह उसको लेजिटिमाइज किया कि अकाली पॉलिटिक्स को तोड़ने के लिए। तो वो एक पॉलिटिकल मैन्यूवर था। हमें उसको काफी एक प्रैक्टिकली और फैक्ट ऑफ मैटर्स की तरह से देखना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ पंजाब में। तो जबकि जर्नैल सिंह भिंडरावाला कोई नहीं था, एक स्कूल टीचर था, अंग्रेजी भी नहीं उसको आती, पंजाबी ठीक ठाक बोलता था, आर्टिकुलेट था, मगर उसको पिक किया इंदिरा गांधी ने कि अकाली दल की जो पॉलिटिक्स है उसको तोड़ने के लिए और कांग्रेस की फुटहोल्ड के लिए उन्होंने भिंडरावाला को बहुत सपोर्ट किया। मगर आप जानते हैं कि कई बारी कुछ पॉलिटिकल मूव्स बहुत बुरी तरह बैकफायर करती हैं, और ये पॉलिटिकल मूव ने बहुत बुरी तरह बैकफायर किया, ना केवल कांग्रेस पे और फिर इवेंचुअली इंदिरा गांधी पे, जिनकी बाद में तो डेथ भी हुई, असैसिनेशन हुआ, मगर पूरे सिख पॉलिटी के लिए और सिख के जो एक राइट्स थे सिर्फ इंडिया के अंदर रह के एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के लिए, और एक डिसएंचेंटमेंट जो हो गया उस कम्युनिटी में, उस सब का जो सीट था, ये कुछ 2-3 बड़ी गलतियां थी अगर हम उसको एक प्रैक्टिकली देखें। अगर अगेन मैं कोई ओपिनियन नहीं देना चाहती इस चीज़ पे, मगर जो फैक्ट था वो ये सब जानते हैं कि भिंडरावाला वाज अ क्रिएशन ऑफ इंदिरा गांधी, और वो फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर बन गया, क्योंकि उसने, भिंडरावाला ने, जब उसको पावर मिली तो उसके दिमाग में वो पावर चला गया और उसने सोचा कि मैं तो यहाँ पे एक मिलिटेंसी का उसने रूप ले लिया और वेपन्स उठा लिए, जबकि इनिशियली ये इस तरह का प्लान नहीं भी हो, मगर भिंडरावाला को फिर एक मिलिटेंसी का जो फॉर्म आया रेजिस्टेंस का, वो उसने अडॉप्ट किया, जो कि बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव नेशनहुड के लिए था और इंडिया के लिए भी था। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिससे ये एक मूवमेंट शुरू हुई। मगर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी, और वो ये कि बहुत लोग सोचते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट जो है उसको लेजिटिमेसी दिया और उसका डिमांड जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने शुरू किया, जो कि गलत है, क्योंकि भिंडरावाला मिलिटेंसी जरूर करता था, मगर आप कोई भी पुराने रिसर्च, उसके इंटरव्यूज, उसके वीडियो इंटरव्यूज देखें तो कहीं भी भिंडरावाला ने ये नहीं कहा कि खालिस्तान उसका डिमांड है। वो ये कहता रहा
कि अगर इंदिरा गांधी अगर उससे पूछे कि आप खालिस्तान चाहेंगे तो वो बोलता था कि अगर इंदिरा गांधी देंगी तो मैं ले लूंगा, मगर उसकी खुद की डिमांड नहीं थी। या आप कोई भी रिकॉर्ड में देख सकते हैं। तो फिर उसकी डिमांड क्या थी? उसकी डिमांड ज्यादातर सिख राइट्स को थी लेके, और उसके बाद एक आनंदपुर रेजोल्यूशन था जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। 1978 में ये पास हुआ था, अकाली दल की लीडरशिप के अंडर हुआ था। और मैंने कहा कि ज्यादा प्रॉब्लम इंदिरा गांधी को अकाली पॉलिटिक्स से थी। तो उसमें क्या जो मेन राइट्स ये लोग चाहते थे वो ये थे कि सिख शुड बी सेपरेट फ्रॉम हिंदुइज्म, क्योंकि हम आज भी अपना सिविल कोड वगैरह है तो सिख, जैन, हिंदूज एक क्लब कैटेगरी होती है। इनकी थी कि सिख शुड बी गिवन अ सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी। और दूसरी इनकी डिमांड थी कि सिख की जो लैंग्वेज है वो पंजाबी है और पंजाबी को भी एक अलग नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए। मैं कुछ भी जजमेंट नहीं यहाँ पे दूंगी, सिर्फ आपको फैक्ट्स दे रही हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आनंदपुर रेजोल्यूशन में थे। उसके बाद पंथिक पॉलिटिक्स को वो चाहते थे कि काफ़ी उनको राइट्स मिले। पंथिक पॉलिटिक्स वो होता है जो कंट्रोल करता है गोल्डन टेम्पल को। आप जानते हैं कि सिक्स में गोल्डन टेम्पल को कौन कंट्रोल करेगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट भिंडरावाला पब्लिसिटी में तब आया जब इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई निरंकारी पंथ से, मतलब निरंकारी से। ये पंथिक पॉलिटिक्स इसलिए हुई क्योंकि जो लोग कंट्रोल करते हैं गोल्डन टेम्पल को वो ऑर्थोडॉक्स सिख्स हैं और जो निरंकारी है उनका थोड़ा अलग वर्जन ऑफ सिखिज्म है, और इन दोनों की काफ़ी क्लैश आज तक रहते हैं। और भिंडरावाला ने क्लैश किया निरंकारी के साथ, और जो निरंकारी है वो ये कहते हैं कि जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं गोल्डन टेम्पल को वो एनिमीज ऑफ सिखिज्म हैं। तो इन लोगों का जो निरंकारी सेक्ट है उसका ये कहना है कि ये लोग जो खालिस्तान मूवमेंट वगैरह करते हैं वो एंटी सिख है, और जो कंट्रोल करते गोल्डन टेम्पल को वो भी एंटी सिख है। ये दो अलग पक्षों का एक थिंकिंग है। वो क्लैशेस भी बाद में हुए, आप जानते हैं। उसके बाद तो ये गोल्डन टेम्पल के अंदर एकदम होलअप हो गए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ जो एक बहुत ही सैड चैप्टर ऑफ सिख हिस्ट्री है और इंडियन हिस्ट्री है कि इस तरह से हुआ। और उसके बाद इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ और उसके बाद जो सिख जेनोसाइड हुआ, तो उससे ये हुआ कि एक एलियनेशन हो गई, जो जबकि इसका जो ओरिजिन केवल पंजाब की पॉलिटिक्स में एक फुटहोल्ड लेना था, ये उसका ओरिजिनल पॉइंट था। मगर ये बनता 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 इतना वास्ट फैल गया और एक गलत डायरेक्शन में चले गया, और इसको बाहर भी कई लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। अब मैं आपको आज की रियलिटी बताती हूँ और इसको उस कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ कि इसमें फॉरेन हैंड कैसे आता है एंड व्हाई खालिस्तान इज डूम्ड फॉर फेलियर। ये इसलिए है क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें तो ये काफ़ी 1990s में, अर्ली 90s में एक पीक हुआ था खालिस्तान मूवमेंट का, और उसके बाद डाई आउट हो गया जब लोगों ने रियलाइज़ किया कि मिलिटेंसी का भी कोई फ़ायदा नहीं है, नॉर्मल लाइव्स हम जी नहीं पा रहे हैं पंजाब में, तो बेटर यही है कि हम मेन स्ट्रीम में रहें। और सबसे बड़ी बात यह है जो कि मैं बाद में भी उस चीज़ का पॉइंट करूँगी कि बहुत ही भारी तादाद में पेट्रियोटिक सिख्स हैं जो डिफेंस फोर्सेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो पॉइंट हम बाद में लेंगे। मगर मैं आपको सिर्फ आज की डेट में अगर आए कि ये अमृतपाल सिंह कहाँ से सडनली फिर आ गया, क्योंकि एक मूवमेंट डाई आउट हो गई, पंजाब नॉर्मलसी की तरफ चलने लग गया था। उसके बाद जब पंजाब में एक प्रॉब्लम ये आया था कि ड्रग्स का प्रॉब्लम बहुत शुरू हो गया, जिसका भी एक लिंक और ताल्लुक खालिस्तान के साथ मैं आपको बताऊंगी कैसे हुआ। क्योंकि जिया उल हक बहुत ही एडमेंट थे कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स किया जाए, तो उसमें जिया उल हक जो कि खुद पंजाबी थे, उन्होंने कहा था एक इंटरनल मीटिंग में वहां पे कि इंडिया में लड़ाई करने वाले तो केवल सिख हैं जो उनकी आर्मी की तरफ से लड़ते हैं, वो उनकी लेजिटिमेसी वो पाकिस्तानियों को लगता था। हालांकि पूरी इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी बहुत ही सक्षम हर तरीके से है, मगर एक पाकिस्तान मेंटालिटी थी, तो सिख कौम को हमें खराब करना चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत भारत की तरफ से, इनकी कौम बहुत आर्मी में होती है। इस वजह से ड्रग प्रॉब्लम बहुत शुरू किया गया और एक प्लान बनाया गया कि पाकिस्तान के थ्रू ड्रग्स इंडिया में लाई जाए कि पूरी की पूरी पंजाब की जो यूथ है उसको ड्रग एडिक्ट बनाया जाए। ये एक प्लॉट हैच किया था जिया उल हक ने बहुत समय पहले।
तो ये इसका भी अब मैं आपको बताऊंगी कनेक्शन अब खालिस्तान के साथ, मूवमेंट के साथ कैसा होता है। अब अमृतपाल सिंह जो है वो बिल्कुल कोई भी एक ऑर्थोडॉक्स सिख का कोई भी उसमें सेम्बलेंस नहीं था। वो एक नॉर्मल ड्राइवर था, दुबई में था, क्लीन शेवन था, हेयर कट था, नॉर्मल पंजाबी यूथ जैसे होते हैं उस तरह का वो काम करता था। जब अलेजिडली कहा जाता है वो आईएसआई ऑपरेटिव्स के साथ उसका लिंक हुआ और उसके बाद पिछले साल ये खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव करने को और ड्रग कार्टल्स जो हैं, जो मैंने अभी आपको ड्रग्स की बात की, जो पाकिस्तान में ड्रग कार्टल्स हैं उनके ये टच में आया फंडिंग के लिए भी और ड्रग की मूवमेंट के लिए भी। अलेजिडली ये कहता रहा कि मैं ड्रग्स के अगेंस्ट फाइट करना चाहता हूँ, मगर ये बिल्कुल सही नहीं रहा, क्योंकि अगस्त 2022 मतलब पिछले साल ही ये एक पूरी तरह से खालसा का इसने फॉर्म लिया। तो उससे पहले ही एक नॉर्मल यूथ था, इसको सिखिज्म के बारे में कोई इतना ज़्यादा रिलीजियस स्टडीज़ भी अमृतपाल सिंह को नहीं आते, काफ़ी शैलो इसकी लर्निंग है सिखिज्म को लेके ये, मगर एक प्रॉप की तरह वापस डिसेंड हुआ, इंडिया में आया और इसने इस तरह की गड़बड़ी फैलानी शुरू की। इनफैक्ट ये ड्रग्स का, मैं आपको कार्टेल की बात करती, इसकी जो पर्सनल आर्मी है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये आया तो केवल 2 लोग इसके पर्सनल बॉडीगार्ड थे और उसके बाद 16 आदमी बन गए। उसमें 8 या 10 आदमी तो वो हैं जो ड्रग लेते थे और जो ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में गए और जिनका कोई फ्यूचर नहीं था और जिन्हें ट्रेन किया, जो उसके खुद के पर्सनल बॉडीगार्ड हैं। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं और ये एमएचए के आप रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं कि उसकी जो पर्सनल बॉडी गार्ड्स है वही ड्रग एडिक्ट्स थे जिनको रिहैबिलिटेट करके इसने मिलिटेंट बना दिया। एक इसलिए जो स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की थी कि जो इतने सारे लोग हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हो गए हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत है, उनको भी खरीदा जा सकता है और उनको भी वेपन्स पकड़ाए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये ड्रग्स और मिलिटेंसी का कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको बताया। उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स ही इतने हैं, तो उससे लिंक हो के आपको समझ आएगा कि ये क्या प्लॉट वहाँ पे चल रहा है या फॉरेन फोर्सेस के भी क्या इसमें प्लॉट्स हैं। इसके अलावा फॉरेन फोर्सेस का कहाँ हाथ होता है ये मैं आपको बताऊं। आप जानते हैं जगजीत सिंह चौहान करके एक था जो खालिस्तान का काफ़ी लीडर बना, सिंगापुर में भी रहा, अमेरिका में भी रहा, इंडिया भी वापस आया था बाद में। जगजीत सिंह चौहान ने भी यही बात कही थी कि उनको भी जुल्फिकार भुट्टो भी मिले थे और बाद में पाकिस्तान के जो भी याया खान भी मिले थे और बाकी पाकिस्तान की जो मिलिट्री और बाकी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी उनको मिली थी और उन्हें कहती थी कि आप ननकाना साहब को अपना कैपिटल बनाइए और खालिस्तानी मूवमेंट अब चालू कीजिए। तो वो उनके खुद के एविडेंस दिए गए हैं कि पाकिस्तान लीडरशिप कॉन्स्टेंटली खालिस्तानी एलिमेंट्स को शय भी देती है, पाकिस्तान में रिफ्यूज भी देती है और फंडिंग भी देती है। आजकल पाकिस्तान के पास फंडिंग नहीं है, मगर बहुत फंडिंग जो है वो चाइना के थ्रू रूट होती है या और ऐसे फोर्सेस जो इनमिकल टू इंडिया हैं वो भी फंडिंग के लिए तैयार होते हैं। इनफैक्ट जो पहले का टाइम था जब इंदिरा गांधी थी, जब कोल्ड वॉर था, तब तो अमेरिका भी खालिस्तानी मिलिटेंट्स को फंड करता था। दिस इज ऑल फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। अगर हम कोई भी पुराने रिपोर्ट्स निकाल के देखें तो हमें इन चीज़ों का एविडेंस मिलेगा। तो मैं आपको बता रही थी कि पूरी तरह से जब पंजाब में खालिस्तान का मूवमेंट खत्म हो गया, रिवाइव करने के लिए एक अमृतपाल सिंह को इन्होंने वापस प्रॉप की तरह लाए गए हैं। तीसरी बात यह है कि अब ये एकदम श्रिल क्यों हो गया। ये इसलिए क्योंकि कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्टिव हैं उन देशों में जहाँ पे सिख कम्युनिटीज ज़्यादा हैं, जैसे कनाडा है, जैसे यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जहाँ सिख पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे कि अमेरिका में भी सैक्रामेंटो, यूबा सिटी का जो एरिया है वो काफ़ी सिख कम्युनिटी है, बड़े बड़े फार्म हैं इनके। वैंकूवर का कनाडा में आप देखेंगे तो वहाँ पे, और वहाँ पे भी उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है क्योंकि कनाडा में जो कुछ एमपी और एमएलए इस कम्युनिटी से कनेडियन पार्लियामेंट में गए हैं वो भी टैक्टिकल सपोर्ट इस कॉन्सेप्ट को देते हैं, जस्ट टू विन वोट्स विद इन कैनेडा, जस्ट टू विन वोट्स विद इन दोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो यूके में है या कनाडा में है, जहाँ पे उनको वोट मिलते हैं
इस तरह के हार्डलाइन सिंपथाइजर्स उनको वोट देते हैं। अगर वो लोग प्रो खालिस्तान बात करें, उनको खालिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, वो कनाडा में एमपी है, मगर वो फिर भी खालिस्तान के प्रो इसलिए स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको वोट मिले। तो ये जो हाईली श्रिल कम्युनिटीज हैं, ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, और बाहर की जो फोर्सेस हैं जो इंडिया के खिलाफ हैं, एनिमी फोर्सेस हैं, वो इनको फंड करती हैं। और आप देखेंगे इनका टैक्टिक ये होता है कि वैसी वैसी जगहों को टारगेट किया जाए जो एकदम हाई मीडिया प्रोफाइल में आए, जैसे कि लंदन में हाई कमीशन इंडिया का, या सैन फ्रांसिस्को में इंडिया का ऑफिस। ये क्यों करते हैं? यहाँ एकदम कोई बहुत ही बड़ा टेम्पल हो जैसे ऑस्ट्रेलिया में, कि एकदम मीडिया ग्लेयर में आ जाए। दूसरा ड्रग इशू भी और यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट इशू बाहर ये रहता है कि जो इन देशों में इतनी भारी तादाद में सिख कम्युनिटी के लोग बाहर हैं, सब फुली एम्प्लॉयड नहीं हैं और इनको इजी मनी मिलता है। कुछ लोग जो यहाँ इंडिया में पकड़े गए हैं, उन्होंने भी बयान दिया है कि उनको बोला गया था कि हम आपको 20,000, 50,000, 60,000 रुपए देंगे, आप जाके ऐसा पेंट कराओ कि एंटी इंडिया कोई प्रोटेस्ट कराओ, या एंटी इंडिया ग्राफिटी लिख दो, या कोई ऐसा मैसेज लिख दो। तो वो सिर्फ पैसे के चक्कर में वो लोग जाके लिख देते हैं। कोई आइडियोलॉजी से उनको लेना देना नहीं है। उनको लगता है कि हमको 50-60 हज़ार रुपया मिलेगा, या बाहर के देशों में इतने डॉलर मिलेंगे, तो हम ऐसा जाके कर लेंगे। तो ये भी एक फंडिंग टैक्टिक है। तीसरी बात इसके साथ ये है, एक मैंने बताया वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनकी पॉलिटी जो है वहाँ की उसको सूट करता है। दूसरा हाई प्रोफाइल टारगेट्स ये लोग चुनते हैं। और तीसरी बात ये ड्रग एडिक्ट और अनएम्प्लॉयमेंट का। और चौथी बात ये है कि इनका सोशल मीडिया सर्किट भी बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और इसको एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये लोग चलाते हैं कि एक जगह इन्होंने कुछ अटैक किया, उसका फोटो ले लिया और पूरे वर्ल्ड में उसको सोशल मीडिया के थ्रू फैला देते हैं कि खालिस्तानियों ने ये किया, जिससे एक इम्प्रेशन ये आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ मैसेज का। एक भी इंसिडेंट हो उसको इनटू 10 करके वो पूरी दुनिया में दिखता है, जबकि जो काउंटर करने वाले ऐसे हैं जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी ना इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही मीडिया उसको इतना तूल देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब लंदन के हाई कमीशन में इस तरह का इंसिडेंट हुआ, जब वो ट्राई कलर उतारने की कोशिश की और खालिस्तान फ्लैग लगाने की कोशिश की, तब उसके अगले दिन सब्सिक्वेंट डे हजारों एनआरआई, उसमें बहुत पंजाबी और सिख कम्युनिटी के लोग थे, हाई कमीशन के बाहर गए ट्राई कलर्स को लेके और कह के कि नहीं, हम भारतीय हैं, हम खालिस्तानी मूवमेंट के साथ बिल्कुल हम रिलेट नहीं करते और हमें नहीं चाहिए। मगर मीडिया में कितना आया? ना के बराबर वहाँ पे पब्लिसिटी मिली, जबकि जिन्होंने खालिस्तान फ्लैग लगाया और ट्राई कलर उतारने की कोशिश की, उनको बहुत पब्लिसिटी मिली। जो उसके अगले दिन ही ऐसा मूवमेंट निकला था जो एंटी खालिस्तान लोगों के का था, जिसमें पंजाबी और सिख कम्युनिटी के लोग थे। उसके अलावा पूरी सिख कम्युनिटी दिल्ली की, यहाँ पे लंदन हाई कमीशन जो दिल्ली में है, उसके आगे उन्होंने नारे लगाए, ट्राई कलर लेके गए, और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट ने बोला कि हम खालिस्तान से बिल्कुल रिलेट नहीं करते। उन्होंने लंदन के हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट किया कि ब्रिटेन के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट करते हैं कि आपने इस तरह की चीज़ क्यों अलाउ की, हम सिख हैं, हम भारतीय ही रहना चाहते हैं। मगर आपने कितना उसको मीडिया पे देखा? ना के बराबर उसके शॉर्ट्स प्ले हुए और ना के बराबर वो अखबार में आया। जबकि खालिस्तान मूवमेंट का कोई भी चीज़ होता है वो इतना वेल ऑर्गेनाइज होता है कि उसको बहुत हाई पब्लिसिटी मिलती है। तो एक काउंटर हम बैलेंस नहीं कर पाते और एक इम्प्रेशन ऐसे जाने लगता है कि वहाँ पे सडनली इतनी सारी सपोर्ट खालिस्तानियों को मिल रही है, जो कि ट्रू नहीं है। तो इसके अलावा जो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती थी वो ये थी कि इंडियन सिख का इसमें क्या रोल है। इंडियन सिख जो है वो डायस्पोरा से काफ़ी इरिटेटेड रहता है इस पॉइंट को लेके, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो कि आपने दिल्ली के प्रोटेस्ट में भी अगर आपने देखा तो देखा होगा कि जो इंडियन सिख्स है वो बोलते हैं आपका यहाँ से ना कुछ लेना देना। और इनफैक्ट दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हेड ने ये भी बोला कि खालिस्तानी जो मूवमेंट फैलाते हैं और जो बाहर के देश में, वो पीछे से क्यों करते हैं, पीछे से वार क्यों करते हैं, बाहर देशों में क्यों जा जाके ऐसे झंडे और स्लोगन करते हैं, जबकि अगर हम लोग इंडिया में रह रहे हैं
तो उनको अगर इतना ज्यादा है तो वो इंडिया में आके क्यों नहीं बोलने की हिम्मत रखते। तो इतना चैलेंज भी किया, क्योंकि इंडियन सिख कम्युनिटी, जो कि एक चीज पता चली थी 1990s में भी, इज नॉट इन फेवर ऑफ खालिस्तान। और ये इसलिए भी हमें पता है क्योंकि जब पहले मिलिटेंसी को अप्रूव किया था तो केपीएस गिल ही फॉरवर्ड आए थे, जो कि एक जट सिख है और जट सिख कम्युनिटी के भिंडरा वाले थे, और जट सिख कम्युनिटी के ही बहुत सारे लोग पंथिक पॉलिटिक्स में हैं और जट सिख कम्युनिटी ही उसको काउंटर करती है। तो ये एक पॉइंट जरूर जानने वाला है कि जो इंडियन सिख कम्युनिटी है वो बहुत वेल एंट्रेंच्ड है इंडियन सोसाइटी में, और बहुत तकरीबन हर फैमिली में कम से कम एक मेंबर है जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस में सर्व करता है, क्योंकि ये एक उनका कल्चर है कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस के साथ बहुत पेट्रियोटिक हैं। इतने सबसे ज़्यादा इनफैक्ट अगर ब्रेवरी अवार्ड्स इंडिया में डिफेंस फोर्सेस में किसी को मिले हैं तो वो सिख रेजिमेंट को मिले हैं। तो इस तरह का उन्होंने वॉर में हमेशा पेट्रियोटिज्म दिखाया है। जब एक इनफैक्ट बहुत ही बड़ी स्टडी ये भी आई थी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये थी कि इतना वाइड स्प्रेड खालिस्तानी मूवमेंट का सिंपैथी है नहीं जितनी प्रोजेक्शन है। और जब इंडियन सिख ही रेडी नहीं है खालिस्तान मूवमेंट के लिए तो ये फेल होगी ही, क्योंकि ग्राउंड में जो लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं उन लोगों को ही जब उनका ही कोई कमिटमेंट नहीं है इस कॉज से, और कुछ छोटे छोटे ग्रुप, सारे ग्रुप भी नहीं है बाहर के, छोटे छोटे सिर्फ श्रिल और हाई प्रोफाइल ग्रुप्स कर रहे हैं, तो उससे एक मूवमेंट कभी कल्मिनेशन तक नहीं पहुंच सकती। और दूसरा एक बहुत ही लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम यह है कि अगर खालिस्तान की बात करते हैं और राजा रणजीत सिंह की बात की जाती है तो बहुत सारी टेरिटरी तो खालिस्तान की उस तरह की होनी चाहिए जिसमें पंजाब वो भी शामिल होना चाहिए जो पाकिस्तान में है, मगर वो तो कभी सीड होगा नहीं। लाहौर में उनका कैपिटल था, वो भी कभी सीड होगा नहीं। तो फिर एक इंडियन पंजाब, तो एनीवेज वो जो विजन था खालिस्तान का उसके साथ भी वो मेल नहीं खाता है। ना पाकिस्तान सीड करेगा कभी टेरिटरी, खालिस्तानियों को ज़्यादा उनको क्या करेगा, वो खालिस्तानी लोगों को यूज़ करके और उनको फिर डिस्कार्ड कर देगा। और दूसरी बात ये है कि जो इंडियन सिख कम्युनिटी है और ज़्यादातर बाहर की कम्युनिटी इस मूवमेंट से जब वो मेल ही नहीं खाती उनको, और वो जानते हैं कि वो उनके हक में ही नहीं है, तब ये मूवमेंट इन दो मेजर कारण की वजह से कभी भी सफल नहीं हो सकती। मगर मैंने सोचा क्योंकि इतना ज़्यादा खालिस्तानी मूवमेंट का इतनी चर्चा हो रही है तो एक मैं बैकग्राउंड दूं कि ये खालिस्तानी मूवमेंट शुरू कैसे हुआ। और वो एक्चुअली जब शुरू हुआ तो खालिस्तान के लिए नहीं था, वो केवल सिख राइट्स के और सिख लैंग्वेज, ये पंजाबी लैंग्वेज के लिए था। और बाद में उसका इतना भयंकर फॉर्म बन गया कि इतने 2-3 जनरेशन उसमें स्वाहा हो गए। और अब दोबारा पाकिस्तान और बाकी जो फोर्सेस हैं जो इंडिया के अगेंस्ट है वो इस सेंटिमेंट को अलाइव रखना चाहती है, सो दैट कि इंडिया में इंस्टेबिलिटी बनी रहे। केवल इतना ही उनका मोटिव है।